हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल। सभी आ जाइए एक बार फिर से। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी के लिए ये क्लासेस रह रही हैं, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से वर्णमाला की क्लास लेके आ चुके हैं आपके लिए। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला की क्लास रहेगी और कुछ एक बेसिक चीज़ें और बेहतरीन चीज़ें जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे वर्णमाला के कुछ एक जो लेटर है हिंदी वर्णमाला वो लिखी हुई मिलेगी यहाँ पे, है ना, ठीक। और इसी के ऊपर हम अब डिस्कशन करने वाले हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे और ताकि सिलेबस इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा व्याकरण हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्वर और व्यंजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी इस बारे में तो आप मुझे नहीं लगता कि बताना अभी डिस्कशन करना उचित रहेगा, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी कि वर्णमाला क्यों ज़रूरी है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, यूँ कहें कि वर्णमाला क्यों ज़रूरी होती है, तो ये बोल सकते हो वर्णमाला एक ऐसे चिन्ह होते हैं या ये प्रतीक होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जिसको बोलने पर, है ना? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख रहा हूँ तो आपको कैसे पता कि ये री है? क्योंकि ये साउंड हम इमेजिनरी बोल सकते हो कि हमने ये इमेजिन करके दिया है ये लेटर कि इसकी साउंड ये होगी। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्या बोलते हैं? य, इसको क्या बोलते हैं? ल। तो सबको मतलब ये इमेजिनेशन के आधार पे भी बोल सकते हो कि इसका इमेजिनेशन के आधार पर हमने ये साउंड निकाली। तो सब वर्णों की साउंड जो है वो अलग-अलग होती है, सभी को पता है। वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? ये से ध्वनि निकालने, अलग-अलग ध्वनि के प्रतीक हैं। ध्वनियों के क्या हैं ये? प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि वर्णमाला क्या है? ये स्वर व्यंजन क्या है? ये चिन्ह हैं, ठीक है? किसके? साउंड निकालने के। है ना? बाकी डिटेल में जाएँगे। स्वर आपको पता है किन्हें बोलते हैं, तो जिनकी अपनी-अपनी मात्राएँ होती हैं, आपको पता होगा मात्राएँ, है ना? जो स्वतंत्र होते हैं, जिनकी ध्वनि स्वतंत्र होती है, वो डिपेंड नहीं होते हैं किसी पे, है ना? अब जैसे आ है तो इसके ऊपर आप ये मात्रा नहीं लगा सकते ई की, है ना? ई यही है बस, ठीक है? अगर क की बात करें तो इसमें आ की मात्रा भी लग जाएगी, है ना? जैसे का की मात्रा, आ की मात्रा, का बन गया, ई की मात्रा की बन गया, ठीक है? ऊ की मात्रा कु बन गया। ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनको डिपेंड रहना पड़ता है किस पे, स्वरों पे। ठीक है, सीधी-सी बात है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी तो फटाफट से इसको निपटाते हैं जल्दी से। ठीक है, स्वर कितने होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा दे दिए हैं, 13 दे दिए हैं, ठीक है? अगर इनको काउंट करोगे आप, काउंट करें तो देखो ज़रा, 4 ये हो गए, 4 ये, 8 और ये 8 और 3 11 2 13, ठीक है? समझ गए? तो इतने नहीं है स्वर, असल में इतने नहीं हैं। यहाँ पे 13 दिए हैं बट स्वर एक्चुअल में कितने हैं? 13 नहीं है, 11 है, नोट करिएगा। अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 13 नहीं हैं। इनको हम अयोगवा की कैटेगरी में रखते हैं, तो मैं इसको अलग से लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा। स्वर कितने हैं? 11। अयोगवा कितने हैं? 2। अयोगवा कितने हैं? इनको अयोगवा बोलते हैं, ठीक है? अयोग वाह, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अयोगवा क्यों बोलते हैं? तो देखो अ में योग हुआ किसका? अलग-अलग ध्वनियों का, यूँ कहें व्यंजनों का भी इसमें होता है। जैसे अंग बोलते हैं ना तो ग की साउंड आती है, या यूँ कहें इसकी साउंड आती है अंग की, अंग में, ठीक है? तो व्यंजन की साउंड आ रही है कहीं न कहीं, इसलिए इसमें अयोगवाह बोला गया। वाह मतलब यहाँ से व्यंजन को, ये याद रख सकते हो आप, है ना? इसमें अलग-अलग साउंड्स हैं। अह में ह की साउंड आती है, अंग अह, आप बोलते हो ना अंगा, अंगाह, अंगाह, ठीक है? यहाँ पे ह की साउंड आ रही है, तो इसको अयोगवाह बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ें, देखो, तो स्वरों की बात कर लेते हैं। देखो मैं जिसको नोट करते जा रहा हूँ, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है ह्रस्व, ह्रस्व, फिर होता है दीर्घ, फिर होता है प्लुत, ठीक है? ह्रस्व में कौन से आते हैं तो देखो नोट करिएगा, ये जिसको मार्क कर रहा हूँ, जिनमें छोटी मात्रा होती है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा,
जिनको आप बचपन में पढ़ते थे ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री। ठीक है, इसके बाद दीर्घ की अगर बात करें तो दीर्घ में सारे के सारे आ जाते हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात करें ना हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, इसको क्लियर कर लेता हूँ। पहले दीर्घ स्वरों की बात कर ले, ये ह्रस्व को नोट कर लीजिएगा, ये 4 हैं जिन पे सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, और मात्राओं को तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा, वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, वो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये ह्रस्व हो गए। इसके बाद दीर्घ स्वरों को देखते हैं। तो दीर्घ स्वरों को हम 2 प्रकार में बांट देते हैं, है ना, दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर, है ना। ठीक है, दीर्घ स्वर में ये 3 ही आते हैं, अब इतना याद रखिएगा, दीर्घ स्वर में ये ऊपर वाले 3, आ, ई, उ। ठीक है, देखो, अगर मैं आ की बात करूं तो इसमें हम ये बोल सकते हैं ना कि अ प्लस अ से आ बनता है, ई प्लस ई से ई बनती है। यहाँ पे आ भी हो जाए ना कहीं पे, मान लो आ, ये संधियों के लिए जरूरी है। अगर आ भी होता, यहाँ पे आ होता तब भी आ ही बनता, ई है तब भी बड़ी ई बन रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ऊ होता, यहाँ पे कोई सा भी रख लो, चाहे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कोई भी रख लो, ऊ प्लस ऊ कौन सा बन जाएगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा भाई ही बनेगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो ये दीर्घ में आते हैं, ये तीनों किस में आते हैं, ये दीर्घ में आते हैं, ये दीर्घ में आते हैं, नोट करिएगा, इसमें आते हैं ये। ठीक है, तीनों के तीनों नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं संयुक्त स्वर। बचे ये वाले 4, बच्चे कौन से संयुक्त स्वर में, देखो संयुक्त की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, संयुक्त स्वर लिख लो फटाफट, संयुक्त स्वर। ठीक है, हाँ, तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं, ये वाले 4। ठीक है, ये वाले 4 संयुक्त स्वर क्यों बोला गया है, संयुक्त का मतलब होता है, या इसमें भी 2 स्वर हैं पर दोनों अलग हैं। जैसे कि अगर हम ए इनको लिख लेते हैं ऐसे, ए, ए, ओ, औ। ठीक है, ठीक है, इनको देख लो, ये छोटी ए कैसे बनी, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि अ प्लस किसकी साउंड से, ई की साउंड से। कोई भी ई रख दो यहाँ पे, छोटी या बड़ी, कोई भी ई रख दो, ये ए ही बनेगी। ठीक है, बड़ी ए की बात करें ना, तो इसमें हमको 2, मतलब हमको आ तो रखना ही है, आ तो रखनी है, प्लस प्लस में क्या रखनी है, ये छोटी ए रखनी है, तब जाके बड़ी ए बनेगी। समझ गए, ये नोट कर लेना, संधियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी आ तो होगा ही, साथ में क्या होगा, ऊ, कोई सा भी रख लो, कोई सा भी रख लो, बनेगा ओ ही। और बड़ा भाई कैसे बनेगा, तो छोटे को रखना पड़ेगा, छोटे ओ को रखना पड़ेगा, समझ गए, एक मात्रा वाले को, तभी 2 मात्राओं वाला बनेगा। यहाँ पे छोटी बहन को रखा तभी बड़ी बहन बनी, इतना नोट रखिएगा बस। ये संधियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वो सारे रूल वहां पे अप्लाई होंगे। अगर संधियों को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद अगर संधियां ही पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गए ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, जो भी बोल रहे हैं आप, है ना। आगे देखते हैं, अभी प्लुत बचा है। ठीक है, तो पहले दीर्घ में हम इन सभी को काउंट कर लेते थे, आ, ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या होते थे पहले दीर्घ। अभी हम ना संधियों को देखते हुए इसको बता रहे हैं कि ये संयुक्त स्वर हैं 4 और 3 दीर्घ स्वर। ठीक है, वैसे तो ये सारे के सारे साथ के साथ क्या होते हैं, दीर्घ स्वर ही होते हैं, जो मैंने अभी दीर्घ और संयुक्त में करवाए, ये भी नोट कर लेना है आपने। चलो आगे देखते हैं, अयोगवा का तो पता लग गया। प्लुत में कौन आते हैं, तो वो संस्कृत वाला। ठीक है, प्लुत, प्लुत स्वर में कौन से आते हैं, तो एक तो ये वाला अ देखा होगा आपने, जो कि संस्कृत की, अगर अगर कोई रामायण, महाभारत, भगवत गीता अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उनको पता होगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा भी है और उसमें देखा भी है। ठीक है, तो ये उसमें आता है, ये प्लुत का है। और ओम, जो आपने सुना होगा, यूनिवर्सल साउंड ओम, है ना,
ये हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी साउंड है ओम, ठीक है। मैं अब खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल सकते हो कि वैज्ञानिकों ने भी इसको मतलब नोटिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है, तो अपने से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यंजनों पे, और व्यंजन देखते हैं। इसमें थोड़ी सी खिचड़ी पक चुकी है। वैसे तो 5-5 का पेयर होता है, क ख ग, आपको पता है। मैं 5 का पेयर बना देता हूँ यहाँ पे। ये पहली रो होती है, ये दूसरी रो हो गई यहाँ तक, तीसरी रो यहाँ तक, चौथी रो यहाँ तक, और पांचवी रो यहाँ तक, ठीक है। ये जो 5 रो है ना, इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। यहाँ तक क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन। नोट करिएगा सारे के सारे, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम अंतस्थ। फिर से नोट कर लीजिएगा, इनको बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब अंदर से ध्वनि। स्पर्श का मतलब होता है कि हवा आ रही है, जीभ या कहीं ना कहीं छोटी सी स्पर्श करती है, और कहीं ना कहीं हवा स्पर्श कर रही है, और फिर उन्हीं उसी के नाम पे इनका नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन। जो जो 5-5 रो में जितने भी आते हैं ना, ये 5 वाले, देखो इसमें कितने व्यंजन है? 1 2 3 4 5, है ना। ये 25 जो है, ये क्या है? यहाँ म तक 25 वर्ण होंगे सारे के सारे। ये क्या है? स्पर्श की कितनी कैटेगरी है? 25 है। 25 वर्ण आते हैं स्पर्श में। बोले कि स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो 25 प्रकार हैं। अंतस्था के कितने प्रकार हैं? तो 4 हैं। य र ल व प्रकार में भी आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए ना अंतस्था के कितने प्रकार हैं? 4। अंतस्था मतलब अंदर स्थित, बिल्कुल डीप से जो ध्वनि आ रही है, यह बोलने पर बिल्कुल पेट तक आप यूं बोल सकते हो, यहाँ बिल्कुल डीप से अंदर से जो साउंड आ रही है, उसी को बोला जाता है अंतस्थ। अंदर स्थित। अंत का मतलब होता है अंदर, स्था का मतलब होता है स्थित होना, ठीक है। आगे देखो, शस्यसह को हम क्या बोलते हैं? शस्यसह को हम बोलते हैं ऊषम। क्या बोलते हैं इसको? ऊषम। ऊषम व्यंजन। ऊषम क्यों बोलते हैं भैया? ऊषम क्यों बोलते हैं? ये तो मेरा ही उच्चारण निकल गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ऊषम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बोलने पे आपको पता होगा, जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हाथ रखिएगा, आपको गर्म हवा महसूस होगी। जैसे श बोलोगे, अपने आप गर्म हवा आपको महसूस होगी, कि आपके इन वर्णों के उच्चारण पे आपको गर्म हवा अंदर से निकलती हुई दिखेगी, ठीक है। हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पहुंच गए। इसके अलावा ये जो बचे ना क्ष और ज्ञ, और साथ में होता है श्र। क्या होता है इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ये मैंने कहीं से इमेज उठाई है, गूगल वगैरह जिंदाबाद, है ना, वहीं से उठाई है। श्र, तो ये 4 वर्ण क्ष ज्ञ श्र, ये जो है 4 वर्ण, इनको बोलते हैं संयुक्त। यहाँ लिख रहा हूँ संयुक्त व्यंजन। एक तो संयुक्त स्वर करे, एक संयुक्त व्यंजन। तो देखो श में किसकी साउंड आती है, ये पूछता है कई बार एग्जाम में। साउंड इनकी जो साउंड्स है, इनमें जो व्यंजन मिश्रित हैं, है ना, इनको पूछ लेता है ये। देखो कौन कौन सी मिक्स साउंड है इसमें। श की बात करें, अगर श की बात करें तो क और श की साउंड आ रही है। क और श की साउंड आ रही है। त्र में यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू श, ठीक है। त्र में त और र की साउंड आ रही है, त्र, ठीक है। अ तो मिला ही है इसमें, अ तो है ही है, क्योंकि अगर इनमें अगर ऐसे हलंत लगा दिए जाए तो तब होता है इसमें। जब हलंत लगता है तो इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं होता है, और जब ये हलंत हट जाता है ना, जैसे अब इसमें कोई हलंत नहीं है, देख लो, तो इसमें अ मिला हुआ है, तो इसमें भी ऑलरेडी लास्ट में अ तो होगा ही। वरना इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो इसके नीचे हलंत लगेगा, प्लस में श, उसमें भी हलंत लगेगा, समझ गए। लास्ट में अ तभी कंप्लीट होगा ये। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तर लास्ट में अ जरूर होगा, ठीक है। और ज्ञ में ये कई बार पूछा है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये वाला ज्ञ, ज्ञ, ठीक है। ज और ये वाला ज,
ठीक है, यहाँ पे ये ज और यही वाला य, ज प्लस य से बना है ज्ञ। आ तो मिला ही है, ध्यान रखिएगा, आ तो इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें ये टोटल हमारे हिंदी भाषा में, अब बेसिक कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, उनको फटाफट से देखिए। ज्यादा डिटेल लेके नहीं जाऊंगा इस वीडियो को, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको बता रहा हूँ, बस सीधा सीधा फटाफट। देखो टोटल कितने हैं, तो हमने यहाँ तक नोट करे कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक हैं 13। ठीक है, 11 स्वर, देखो 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए, है ना। क्वेश्चन पूछता है और व्यंजन कितने होते हैं, तो य तक ही होते हैं। देखिए ये मिश्रित है ना, इनको नहीं लेते हैं, श से आगे ह तक लेते हैं हम, श स ह तक। तो ये 33 होंगे। 25 कहाँ तक थे, यहाँ तक। 25 और 4 ये अंतस्थ, 4 ऊष्म, कितने हो गए 25 और 8 33। 33, ठीक है। 11 और 33 स्वर और व्यंजन की संख्या अगर पूछ ली जाए ना, तो इसमें उसको भी काउंट नहीं किया जाता है, इनको भी काउंट नहीं किया जाता है, तो 44 होती है। और अगर व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 33, व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 33। व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट, है ना, इसको वोवल कहते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा ये चीज। तो व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, 4 क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्या है, संयुक्त। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो काउंट करो, 33 11 44 2 46 4 50। और अब देखो यहाँ पे ये ड ढ कहाँ गया, ये है, ठीक है, इसमें बिंदी नहीं लगी है ना अभी तक, इसी को बोलते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ड और ढ को क्या बोला जाता है, नाम याद रखने हैं, पूछ लिया जाए कभी तो। बिंदी वाले को क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। या यूं कहें द्विगुण, 2 गुण है इनके, एक बिंदी के साथ एक बिना बिंदी के, द्विगुण 2 गुण। ठीक है, इतना याद रखना है आपने। ठीक है, जैसे कि ढोल बोला तो इसमें ढ के में बिंदी नहीं लगेगी। जैसे बोला लुढ़कना तो बिंदी लग जाएगी। लड़का तो इसमें बिंदी लग जाएगी। जैसे बोला डाली, जैसे डाली बोल रहा हूँ ना, डाली, है ना, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली, वैसे ही। ठीक है, सॉन्ग याद आ गया मुझे, डाली, बिंदी नहीं लगेगी। जैसे लड़का बोलोगे बिंदी लग जाएगी। जब इनसे शुरू हो रहा है ना कोई वर्ड, जब इनसे कोई शब्द बना रहे हो तो बिंदी नहीं लग रही है, जब बीच में ये आ रहे हैं तो बिंदी लग जा रही है, समझ रहे हो, ज्यादा सा इतना सा फर्क है बस। ढोल बोलोगे बिंदी नहीं लगेगी, ढोल। और जैसे बोला ढलान, ढलान पे भी बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, चढ़ाई, अब देख जैसे चढ़ाई बोला तो अढ़ की साउंड आती है, चढ़ाई बिंदी लग जाएगी, चढ़ाई, समझ गए। चढ़ाई नहीं होगा, अगर मैं बिंदी नहीं लगाऊंगा तो चढ़ाई हो जाएगा। अगर बिंदी लगा दी तो चढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ाई, समझ गए, साउंड हल्की सी अड़ की साउंड आती है, अढ़ की साउंड आती है। ठीक है, तो द्विगुण हो गए, समझ गए। तो 2 द्विगुण वाले हो गए, तो टोटल हो गए 52। 2 द्विगुण वाले हो गए, 2 द्विगुण वाले ये वाले हो गए, याद रखिएगा कितने हो गए टोटल। तो अब इसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं, या यूं कहें लर्न कर लेते हैं। 11 स्वर, ठीक है, 33 व्यंजन, और टोटल पूछ लिया जाए कि कुल कितने वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल वर्ण कितने होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52, 52, 52, याद रखिएगा भैया। ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे देखो अब, इसके बाद स्वरों को फिर से देखो, स्वरों को देखो। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा के मूल स्वर कितने हैं, कुल स्वर पूछ लिया जाए, कुल स्वर कितने हैं, तो अभी हमने बात करी थी जी 11 हैं, 13 मत करिएगा, ये 2 तो आते ही नहीं है, दिखते हैं बस स्वरों की तरह, बट हैं क्या, अयोगवा। अ में योग हुआ,
अ में योग हुआ व्यंजनों का, ठीक है। कुल स्वर 11। अच्छा, मूल स्वर पूछ लिया जाए, हिंदी भाषा के मूल स्वर। हिंदी भाषा के मूल स्वर क्वेश्चन लिख लो, हिंदी भाषा के मूल स्वर। तो 10 भैया, 10 कितने हैं? 10 कितने हैं? 10। एक कौन सा हट गया अब? री हट गया। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत से आया हुआ है, संस्कृत से आया हुआ है, संस्कृत से लिया हुआ है। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा बेसिक मैं लेके जा रहा हूँ, ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे आगे देखो, इतना हो गया। अच्छा, लुंठित और पार्श्विक वर्ण को भी देख लेते हैं। एक होता है लुंठित वर्ण, एक होता है पार्श्विक वर्ण। लुंठित, एक होता है पार्श्विक वर्ण की बात हुई है, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। पार्श्विक, ऐसा ही कुछ स्पेलिंग होती है, ठीक है। जो भी है, आपको बस याद होना चाहिए पार्श्विक। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। ऐसा कौन सा वर्ण है जिसपे बार बार जीभ लुढ़कती है? तो है र। जब र बोलते हैं तो जीभ आपके मूर्धा पे, कहाँ पे? मूर्धा। जैसे र बोलो एक बार, र। जैसे ही बोलते हैं जहां पे दांत के जो पीछे ऊपरी ऊपर वाले जो दांत है ना आपके, उसके जो पीछे की जो जगह है, उसको हम मूर्धा बोलते हैं। तो जीभ बार बार वहां पे टकराती है, लुढ़कती है, उसी चीज को हम बोलते हैं लुंठित वर्ण, र। पार्श्विक होता है ल। पार्श्विक कौन सा होता है? ल। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल से बराबर हवा निकलना। जीभ जो है, जैसे ल बोलते हैं, है ना, लाल दुपट्टा गाना तो सुना ही है सभी ने, है। तो ल जब भी बोलते हैं तो जीभ के जो दोनों कोने हैं ना, दोनों जो छोर हैं अगल बगल से, आजू बाजू के, जीभ के आजू बाजू से बराबर हवा फ्लो करती है, बाहर निकलती है, ठीक है। इसी को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, समझ गए? पार्श्विक, ठीक है। पार्श्विक, पार्श्विक, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसी कुछ स्पेलिंग होगी। कौन सा है? ला, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अच्छा, आगे देखो, इतना हो गया। अच्छा, अच्छा, फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? देखो क्वेश्चन, जीभ के भाग, अरे हट जा भाई, यहां से लिख रहा हूं, जीभ के भाग के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? आपने सुना होगा कभी ना कभी तो, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं तो फटाफट से नोट करिएगा। यूं कहे ना, अगर जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे, लेडीज, ई ई स्त्रीलिंग वर्ण है, ठीक है। ए आई स्त्रीलिंग है। री को काउंट नहीं करते हैं, री को तो छोड़ दो, ये संस्कृत से आया, इसको तो लेंगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 आती हैं अग्र में। फिर अच्छा, अग्र मध्य और पश्च का मतलब भी समझ लो। जैसे ई बोलते हो ना, तो आपकी जो जीभ का कोना है, जैसे मेरी जीभ को देखिएगा यहाँ पे, जीभ का जो कोना है ये आगे की तरफ आएगा। जैसे ही उ बोलोगे या आ बोलोगे, जैसे मैं आ बोल रहा हूँ, जीभ पीछे खींच रही है, अपनी जो जगह है ना, जैसे नॉर्मल अवस्था में बैठे होते हैं हम बिना बात किए हुए, उस अवस्था से वो पीछे हटती है। जैसे ही हम ई बोलते हैं तो आगे आती है, समझ गए। और जब मध्य में सिर्फ अ आता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिख लो ई और ए ऐ, लेडीज फर्स्ट। अग्र में कौन आती है? अग्र का मतलब होता है आगे, जीभ आगे आती है। ई ए ऐ, लेडीज फर्स्ट, है ना, स्त्रीलिंग वर्ण है ये सारे के सारे। मध्य में आता है सिर्फ अ, सिर्फ इकलौता अ, और अ से ही आपकी वर्णमाला शुरू होती है, तो पता होना चाहिए, एक ही है बस, इकलौता है बस। पश्चिम में बाकी सारे जेंट्स, हमारे आदमी लोग आ जाते हैं इसमें, जैसे कि आ, बैक बेंचर, जैसे मैं भी बैक बेंचर था, पीछे बैठता था, ठीक है। आ, उ, री तो आती नहीं है, बचा कौन सा? ओ ओ, समझ गए? समझ गए, ठीक है।
ये थे आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बता दिया, जीभ आगे जाती है तो अग्र, अपनी जगह रुकी रहती है वो सिर्फ अ पे। जैसे मैं बोलता हूँ अ, नॉर्मल है। आ बोला पीछे खिंचती है, अपनी जगह से पीछे हटती है। ऊ बोला पीछे हटती है ना? ई बोला तो दांतों से टकराती है आके। तो बस यही है आपका अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है? इतना हो गया, नोट कर लो ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, बाकी और कोई क्वेश्चन यहाँ से बचता हो, है ना? बाकी उच्चारण स्थान बचता है, उसको आने वाले अगले सेशन में कर लेंगे। कौन सा उच्चारण स्थान, वो अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, उच्चारण स्थान वो आने वाली अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। हम जा